शुरू करें आज का क्लास। दो कॉन्सेप्ट क्या क्या हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे, दो कॉन्सेप्ट, एक नॉर्मल रेसिडेंट, दूसरा डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है वो पढ़े हैं, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है वो पढ़े हैं। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस किए थे, सिटीजनशिप क्या होता है। ठीक है, सिटीजनशिप वर्सेस रेसिडेंटशिप। ठीक है, चलो आज आगे चलते हैं, रिवीजन बाद में करेंगे, पहले आगे पढ़ते हैं। आज दो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज फिर से। सबसे पहला कॉन्सेप्ट फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। ध्यान से सुनना सबको, जितने सारे जन ऑनलाइन है मैं उतने का नाम ले ही नहीं पाऊंगा, क्लास खत्म हो जाएगा नाम लेते लेते, तो इससे बेटर है सबको ही रिप्लाई करते रहना। ठीक है, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, बोलो पढ़ चुके हैं फैक्टर इनकम? कहीं पढ़े हैं? कहां पढ़े फैक्टर इनकम? चैप्टर 1 में तो हम इनफॉर्मली पढ़े थे कि हाँ समझने के लिए पढ़े थे। अब हम नोट्स वाइज देखते हैं क्या है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम refers to income received by factors of production for rendering factor services in the production process। मतलब ये पैसा सिंपली वो है, कुछ सामान दिए उसके बदले में जो पैसा मिला उसको हम लोग लिखे फैक्टर इनकम। ठीक है, कौन सा फैक्टर, कौन कौन सा चार फैक्टर इनकम होता है? लैंड, लैंड से आता है, क्या आता है लैंड से? लैंड से आता है लेबर, वेजेस एंड सैलरीज। कैपिटल को इंटरेस्ट देंगे और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देंगे। प्रॉफिट से ज्यादा अच्छा वर्ड होगा यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड लिखना, ज्यादा अच्छा वर्ड है रिस्क एंड, प्रॉफिट लिखो भी तो चलेगा लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को सिर्फ प्रॉफिट नहीं मिलता है, लॉस हो गया तो वो भी उसकी को ही मिलता है। ठीक है, और रिस्क जो है बिजनेस का वो भी उसको ही लेना पड़ता है। ठीक है, फायर लग गया, आग लग गया बिजनेस में, लॉस जो होगा वो सबका रिस्क किसका है? एंटरप्रेन्योर का भी है। ठीक है, तो इसीलिए रिस्क एंड रिवॉर्ड। क्लियर है? अब ट्रांसफर इनकम क्या होता है? ये तो फैक्टर इनकम समझ में आ गया, मेहनत का कमाई या फिर हम कुछ दिए उसके बदले में जो कमाई हुआ हमारा। ठीक है, ट्रांसफर इनकम फोकट में मिलता है। ठीक है, अब फोकट में क्यों, कौन किसी को कुछ देगा? गवर्नमेंट देता है और भी बहुत जन देते हैं। क्या एग्जांपल्स? ठीक है, सब्सिडी मिल जाता है, और गिफ्ट, गिफ्ट क्या है? ट्रांसफर इनकम है। कोई तुमको गिफ्ट दिया उसके बदले में तुम उसको कुछ दिए? नहीं दिए। क्या दिए? रिटर्न गिफ्ट मत बोलना आप। ठीक है, गिफ्ट दिया तुम उसके बदले में उसको कुछ नहीं दिए। स्कॉलरशिप, वेरी गुड। पहले एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन होता है जो 60 इयर्स के बाद जिनको पेंशन मिलता है। ठीक है, पेंशन क्या होता है? रिटायरमेंट के बाद बेसिकली जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है, प्राइवेट को भी आजकल बहुत सारे कंपनीज देने लग गया है, लेकिन जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है। जैसे वो लोग काम कर रहे थे 60 इयर्स तक, जॉब चल रहा था, उनका सैलरी आया था, घर परिवार चल रहा था, लेकिन 60 इयर्स के बाद अब वो लोग काम नहीं कर सकते, तो क्या उनको पैसा मिलना बंद हो जाता है? उनको गवर्नमेंट पेंशन देता है। ठीक है, जब तक वो जिंदा है तब तक उनको पैसा मिलते रहेगा। ठीक है, तो वो है ओल्ड एज पेंशन। उसके बाद स्कॉलरशिप, कभी मिला है? नहीं मिला होगा, अच्छा तो पढ़ाई हो ही नहीं रहा है। स्कॉलरशिप, हाँ तो मेरे को कहाँ, एक बार मिला था 9th में, क्या कुछ कुछ ऐसे ही मिल गया था। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, गवर्नमेंट एक स्कीम चलाता है, पता है, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट। अगर नहीं दे पाया तो, अगर जॉब नहीं दे पाया तो उसके बदले में पैसा तो देगा ही। ठीक है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो गवर्नमेंट देता है। प्राइवेट वाले भी देते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, जैसे कि वो लोग प्रॉमिस किए थे जॉब देने का, ठीक है, लेकिन वो लोग जॉब प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो उसके बदले में वो लोग कुछ कंपेंसेशन देते हैं सामने वाले को। ठीक है, तो वो हो गया, तो क्या ये वन साइडेड पेमेंट हो गया? वो तो हमारे लिए काम किया नहीं, हम उसको जॉब दिए ही नहीं, वो हमारे लिए काम किया नहीं, फिर भी हम उसको पैसा दे रहे हैं, तो इसीलिए ये होता है ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉकेट मनी, मिला है? मिलता ही है।
पॉकेट मनी, क्या उसके बदले में तुम कुछ देते हो घर वालों को? घर का काम करते हैं मत बोलना, घर का काम करते हैं मत बोलना। पॉकेट मनी ये भी एक प्रकार का क्या है? ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। और ऐसा बहुत सारा ट्रांसफर पेमेंट होता है, जैसे गिफ्ट हो गया, कभी तुमको शादी में, या शादी तो छोड़ो, बर्थडे में गिफ्ट मिला, या फिर कभी और कुछ कर लिए, कुछ बड़ा काम, गिफ्ट मिला, ठीक है, प्राइज मिल गया, ठीक है, तो वो सब क्या होता है? ट्रांसफर पेमेंट होता है। क्लियर है? चलो, डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। बिना कुछ, हम लोग कुछ प्रोडक्टिव सर्विस नहीं दिए सामने वाले को, उसके बदले में फिर भी हमको पेमेंट मिला। मनरेगा, राहुल। फूड टू पुअर, हाँ वरुण, वो भी होगा। चलो, संचिता वन साइड पेमेंट, बर्थडे गिफ्ट, हाँ दोनों होगा। चलो, क्लियर है यहां तक? इट इज यूनिलैटरल, वन साइडेड कॉन्सेप्ट। यूनिलैटरल है, यूनिलैटरल और बायलैटरल में क्या डिफरेंस है? यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड, यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड, लिखा हुआ है क्या? हाँ यहाँ लिखा हुआ है। और बाइलेटरल मतलब डबल साइडेड, बोथ साइडेड, ठीक है। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एट इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको एक काम करो, मार्किंग करके पी लिख के गोला बना दो, बनाओ। तो जहां पे भी हम पी लिख के गोला बनाएंगे वो पॉइंट हमारा पेंडिंग रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट नेशनल इनकम चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। नेशनल इनकम चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, ठीक है, वहां से ये रिलेटेड है। जब हम लोग वो चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग घूम फिर के फिर से एक बार यहां पे आएंगे, तब हम लोग ये पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। चलो, इट कैन बी रिसीव्ड आइदर इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और फ्रॉम अब्रॉड। हमको इंडिया से भी मिल सकता है, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब इंडिया के अंदर, ठीक है, यहां से भी मिल सकता है या बाहर से भी मिल सकता है। बाहर से कैसे मिलेगा? मान लो मेरा एक भाई है जो फॉरेन में काम करता है, मान लेते हैं, जो फॉरेन में जॉब करता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, उसका सैलरी बहुत है वहां पे, ठीक है, तो वो हमको पेमेंट भेजता है हर महीना, खर्चा पानी चलाना। जैसे क्या होता है जनरली, बच्चे अगर बाहर काम कर रहे हैं तो वो अपने माँ बाप को इंडिया में पैसा भेजते हैं, ठीक है। तो वो पैसा कहाँ से आ गया? वो ट्रांसफर पेमेंट है या नहीं है? तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी से आया या बाहर से आया? बाहर से आया, क्योंकि वो तो वहां जॉब कर रहा है, वो वहां पैसा कमा रहा है, तो वो तो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है, वो तो बाहर है। तो वो हमको पैसा भेजा, तो वो एब्रॉड से आया हमारे लिए। तो ये पैसा हमारा एब्रॉड से भी आ सकता है या डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर भी हमको मिल सकता है, ठीक है। मतलब बेसिकली कहीं से भी आ सकता है पैसा। क्लियर है? चलो, डिफरेंस फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम। मेहनत करने का टाइम आ गया, लिखो। मीनिंग पहले लिख लो, मीनिंग फटाफट। येलो में अभी जस्ट मार्क किए हम लोग मीनिंग, मीनिंग सबको ही लिखना। अभी येलो में मार्क किए हम लोग, यहाँ पे इसका मीनिंग, यहाँ पे ट्रांसफर इनकम का मीनिंग, एक एक लाइन का ही है, तो घर जाके लिखोगे, ठीक है। क्या स्क्रॉल कर दें? अच्छा, समझ गया, बार बार पलटाना ना पड़े। देख लो स्क्रीन में ही देख लो, यहीं से लिख लो देख के।
हो गया, एक डेफिनेशन लिखने में इतना टाइम हो गया, चलो टाइम अप। नेक्स्ट नेचर, इसको लिखना यहां पे एरो मार्क देके पी लिख के गोला लिखना, क्योंकि ये वाला जो डिफरेंस है रिलेटेड टू नेशनल इनकम चैप्टर। मैं लिख दे रहा हूं, सिर्फ कॉपी कर लो, समझने का काम बाद में करेंगे, ठीक है? सिर्फ कॉपी कर लो, मैं समझने का काम बाद में करेंगे। इट इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। इट इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम, ठीक है? अब नेशनल इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, वो अभी हमारे डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, ठीक है? ये टॉपिक आएगा चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है? चलो, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, छोटा कॉन्सेप्ट होता तो अभी बता देता। कॉन्सेप्ट ही बहुत बड़ा, पूरा एक क्लास का कॉन्सेप्ट है नेशनल और डोमेस्टिक के बीच का, ठीक है? तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। यहां लिखना इट इज neither included in national income nor domestic income. It is neither included in national income nor in domestic income. Next concept, नहीं कॉन्सेप्ट में वो नहीं आया, कहाँ पे मैं लिख रहा हूं ना, इट इज अ अर्निंग कॉन्सेप्ट, इट इज अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट। इट इज अ अर्निंग कॉन्सेप्ट, इट इज अ रिसीप्ट कॉन्सेप्ट। अब ऊपर जो लिखा है सेम चीजें ही लिखेंगे तो क्या फायदा हुआ, है ना? तो ओवरऑल देखना, जब तुम डिफरेंस निकालने बैठोगे तुम्हारे पास 8-10 पॉइंट हो जाएगा डिफरेंस का, लेकिन तुमको लर्न रखना है 4 या 5 पॉइंट सिर्फ, ठीक है? जो एग्जाम में बाई चांस आ जाए तो 4 या 5 पॉइंट के लायक ही आएगा, उतना ही लिखना है। अभी जैसे 5 पॉइंट तो यही हो गया डिफरेंस का, मीनिंग, नेचर, कॉन्सेप्ट, रिसिपिएंट, एग्जांपल। 1-2 पॉइंट और तुम ऊपर से भी निकाल सकते हो, जैसे ये यूनिलैटरल है, 1 साइडेड है, ये 2 साइडेड है, ठीक है? तो उस प्रकार से 1-2 डिफरेंस तुम खुद से भी और बना सकते हो। रिसिपिएंट कौन होता है इसमें, किसको मिलता है पैसा? इट इज रिसीव्ड बाय factors of production. It is received by factors of production like कौन कौन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है? इसको यहां पे किसको मिलता है, इट इज जनरली रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड एंड गवर्नमेंट। ट्रांसफर पेमेंट हाउस होल्ड को मिलता है, गवर्नमेंट को मिलता है। गवर्नमेंट को कैसे मिलता है ट्रांसफर पेमेंट? गवर्नमेंट तो देता है ना, मिलता कहाँ है गवर्नमेंट को? टैक्स, हाँ चलो टैक्स। और कभी सुनिए बाहर का फॉरेन कंट्री इंडिया को इतना डोनेट किया, पीएम केयर फंड में इतना सारा पैसा आया, है ना? पीएम केयर तो अभी अभी आया है बहुत पैसा, तो ये सब पैसा किस चीज का है? ट्रांसफर पेमेंट ही है, ठीक है? ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सेस हो गया, जो पीएम केयर फंड में ट्रांसफर हुआ पैसा वो हो गया, एनजीओ जो गवर्नमेंट को जो पैसा मिला एनजीओ के थ्रू, या फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो आता है, जैसे कोई, जैसे अभी ये साइक्लोन आया था ना थोड़े दिन पहले, साइक्लोन नहीं आया था? इंडिया का सबसे बड़ा साइक्लोन, ये 20s में, 2000 के बाद जो साइक्लोन आया था, कब आया था? अक्टूबर 2020। कहाँ पे आया था? ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, साइक्लोन अम्फान, याद है? अब याद आया, नाम से फेमस है वो, ठीक है? अभी जो आया था कोविड का, जब चल रहा था सब प्रॉब्लम,
फर्स्ट वेव पीक में था, तभी तो आया था साइक्लोन। इस टाइम पे बहुत सारे कंट्री कंट्रीब्यूट किए थे इंडिया के फंड्स में, ठीक है। वो सब पैसा काहे का था? ट्रांसफर पेमेंट ही था, ठीक है। गवर्नमेंट को बहुत सारे कंट्रीज डोनेशन दिए थे, ठीक है। जैसे बाहर कुछ हो गया, टेररिस्ट अटैक हुआ कहीं पे, तो बहुत सारे कंट्री आते हैं ना हेल्प करने, उनको फंड्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब क्या होता है? गवर्नमेंट का ट्रांसफर पेमेंट का रिसिप्ट है। क्लियर है? चलो, गवर्नमेंट को मतलब क्लियर हो गया कि बहुत तरीके से ट्रांसफर पेमेंट मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में? सैलरी, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट। यहां पे क्या लिखेंगे? ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट्स और स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस और पॉकेट मनी, ठीक है। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 2 आज का, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। गुड्स दो प्रकार का होता है, एक फाइनल गुड्स, दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। अब बताओ ये बॉटल फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है? क्या दुनिया में सबके लिए ये फाइनल गुड्स है? किसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है फिर? तो अपने लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। जो रिसाइकल कर रहा है और मतलब अब ये गुड्स, एक गुड्स मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो गया, ध्यान से सुनना, हाँ। मान लो ये माउस है, इसका मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो गया, तो अब तो ये फाइनल गुड्स हो गया ना, इसके साथ तो कुछ करना नहीं है अपने को। तो ये तो सबके लिए फाइनल गुड्स होना चाहिए ना, कि इसका अब कुछ और करना है, कहीं फिटिंग विटिंग करना, कुछ करना है क्या? क्या करना है इसका? चलो ठीक है, कंप्यूटर को छोड़ो, बोलिए कोई एक ऐसा गुड्स है, जैसे घड़ी है, घड़ी को तो कहीं कुछ नहीं करना है, पहनना ही है खाली। तो अब घड़ी तो जब बन गया, कंप्लीट हो गया, कलर वलर होके कंप्लीट हो गया घड़ी, तो अब वो तो फाइनल गुड्स बन गया ना, कि अभी भी वो इंटरमीडिएट गुड्स है गुड्स? किस कब है इंटरमीडिएट गुड्स? तो ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो दुकान वाले के लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। अब बताओ इंटरमीडिएट गुड्स फिर क्या होता है और फाइनल गुड्स क्या होता है? जो आता है वो बताओ, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है। जो यूज किया जाता है, जो गुड्स को हम यूज कर रहे हैं वो फाइनल गुड्स है, ऐसा। और जो गुड्स को हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं वो फाइनल गुड्स नहीं है। जब कोई और उसको फर्दर प्रोडक्शन में यूज करता है इंटरमीडिएट, अगर वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज नहीं होता है तो वो फाइनल। अच्छा, मान लो कोई सामान है जिसको हम फर्दर, ये माउस, इसको तो हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या ये फाइनल गुड्स है या ये अभी भी इंटरमीडिएट गुड्स है? राहुल बोल रहा है ये फाइनल गुड्स है, बाकी लोग क्या बोल रहे हो? यहाँ पे एक डेफिनेशन आया, सबको ये बोले कि मैक्सिमम, ऑलमोस्ट मैं सबका पढ़ लिया, ये बोले कि जो गुड्स को हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज करते हैं वो हमारे लिए इंटरमीडिएट है, और जो गुड्स को हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज नहीं करते हैं वो हमारे लिए फाइनल है। सहमत हो सब कोई इस डेफिनेशन से, या किसी को कुछ चेंज करना है? यूज करने के लिए मतलब जो गुड्स को हम यूज कर रहे हैं वो फाइनल है। अगर हम कोई गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, जैसे टीवी को कंज्यूम तो नहीं कर, मतलब यूज कर रहे हैं ना, अगर हम जो गुड्स को यूज कर रहे हैं वो फाइनल है, और जो गुड्स को यूज नहीं कर रहे हैं वो, वही तो पूछ रहा हूँ डेफिनेशन, वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे पता लगाएं फाइनल है इंटरमीडिएट है? क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट क्यों है समझना, पहले वो समझ लो तो ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट इसीलिए है, जो नेशनल इनकम चैप्टर है, नेशनल इनकम में वही गुड्स को हम लोग लेते हैं जो फाइनल है, जो गुड्स इंटरमीडिएट है उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। सिर्फ फाइनल गुड्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यही नहीं समझ पाएंगे कौन सा गुड्स फाइनल है और कौन सा गुड्स इंटरमीडिएट है, तो फिर काम कैसे चलेगा? फिर कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करेंगे? क्योंकि नेशनल इनकम तो सारा फाइनल गुड्स को टोटल करना है,
और हमको यही नहीं पता कि क्या चीज फाइनल है और क्या चीज इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो अब सोच समझ के बताना। दो डेफिनेशन निकला है, एक यहां पे बोले जिसको हम लोग फर्दर प्रोडक्शन में यूज करेंगे वो इंटरमीडिएट है, और जिसको हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज नहीं करेंगे वो फाइनल है। ठीक है, यहां पे एक जन बोला कि जिसको हम लोग अल्टीमेट कंज्यूम करेंगे वो फाइनल है, और जिसको हम लोग कंज्यूम नहीं करेंगे या यूज नहीं करेंगे उसको हम लोग इंटरमीडिएट बोलेंगे। ठीक है, मान लो क्लासरूम नंबर 3 अभी यूज नहीं हो रहा है, क्लासरूम नंबर 3 अभी 1 और 2 में क्लास हो रहा है मैक्सिमम, क्लासरूम नंबर 3 अभी यूज नहीं हो रहा है, तो वहां पे जो बेंच टेबल लगा है, टीवी वगैरह सब लगा हुआ है, क्या वो अब इंटरमीडिएट गुड्स है? क्योंकि वो तो यूज नहीं हो रहा है। क्या वो फाइनल गुड्स है? सब बोले फाइनल है, तो फिर अब डेफिनेशन तो गलत हो गया ना। वेरी गुड प्रतीक, नॉट फॉर सेल। राहुल वेरी गुड। देखो अब डेफिनेशन को ध्यान से सुनेंगे, कोई भी गुड्स फाइनल या इंटरमीडिएट नहीं होता। हम बोल नहीं सकते कि ये गुड्स फाइनल है और ये गुड्स इंटरमीडिएट है। कोई गुड्स किसी के लिए फाइनल है, कोई गुड्स किसी के लिए इंटरमीडिएट है। पता कैसे चलेगा फाइनल किसके लिए, इंटरमीडिएट किसके लिए? उसका जो यूज करने का इंटेंशन है उस गुड्स का, उस गुड्स को हम किस लिए रखे हैं, क्या इंटेंशन है हमारा उस गुड्स को होल्ड करने का, उस पर डिपेंड करता है वो फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, मान लो ये प्रोजेक्टर जहां जैसे यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, ये प्रोजेक्टर क्या हो रहा है, यहाँ पे यूज हो रहा है, किस लिए यूज हो रहा है? फर्दर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज हो रहा है। फर्दर सर्विसेज ही तो प्रोवाइड करने के लिए यूज हो रहा है वो प्रोजेक्टर, तो क्या वो इंटरमीडिएट है या फाइनल है? अभी तो तुम बोले प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करेंगे तो वो इंटरमीडिएट है, मैं भी तो प्रोडक्शन सर्विस का प्रोडक्शन कर रहा हूं, उसी प्रोसेस में यूज कर रहा हूं उसको। अच्छा, तो जो गुड्स हम रीसेल करने के लिए रखे हैं सिर्फ वो इंटरमीडिएट है। कॉन्सेप्ट बहुत कंफ्यूजन है, मैं पहले बता रहा हूं, ध्यान से सुनोगे मस्त कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सोच समझ के बताना, सोच समझ के बताना। डेफिनेशन खाली याद करना होता तो मैं बुक दे देता, पढ़ लेते, याद हो जाता, खत्म। क्लास में बैठने का क्या नीड था? समझना इस प्रकार से है कि कोई भी दुनिया का आदमी तुमको फिर से कंफ्यूज ना कर सके। ठीक है, तुम उसको कंफ्यूज कर दो, वो तुमको कंफ्यूज ना कर सके। चलो अब एग्जांपल लें अगर प्रोजेक्टर का। प्रोजेक्टर यहाँ पे फर्दर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो फाइनल गुड्स है। क्यों फाइनल गुड्स है? क्योंकि उसको हम लोग रीसेल नहीं करेंगे या फिर फर्दर प्रोडक्ट के साथ। हाँ, तो मैं आगे पूछा तो तुम कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज नहीं होना है, वही तो है। तो हम उसको ना फर्दर किसी गुड्स के साथ मिला के उसको देने वाले हैं। ठीक है, वो गुड्स फाइनल गुड्स है। ठीक है, इंटरमीडिएट कब बनेगा वो गुड्स? जब मैं प्रोजेक्टर का दुकान खोल लूंगा और जो मेरा पर्पस होगा कि प्रोजेक्टर को मुझे सेल करना है। ठीक है, मैं ठेला लगाऊंगा प्रोजेक्टर का, लेके निकलूंगा, तब वो मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार डेफिनेशन देखते हैं। फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर आइदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन, आइदर फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। या तो हम कंज्यूम करेंगे या तो हम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, या तो हम कंज्यूम का मतलब ये नहीं कि खा गए, यूज कर रहे हैं मतलब भी उसको कंज्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो कंजम्पशन का खाली ये मीनिंग नहीं है कि खाना। आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या तो हम लोग कंज्यूम करने के लिए रखे हैं उस गुड्स को। क्लियर है? इट मस्ट बी नोटेड दैट फाइनल गुड्स आर नाइदर रीसोल्ड, ना हम उसको बेचेंगे, नॉर यूज्ड फॉर एनी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ना हम उसको रीसोल्ड करेंगे, ना हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के दौरान ना हम उसको रीसेल करेंगे, ना हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, समझेंगे। एक बार डेफिनेशन खाली समझो। इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल, या तो हम उसको रीसेल करने के लिए रखें, और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। ध्यान देना, सेम ईयर। हाँ,
इसका कॉन्सेप्ट आएगा, सेम ईयर क्यों लिखें, ठीक है। अगर ईयर चेंज हो जाता है तो भी हमारा गुड्स का कैटेगराइजेशन चेंज हो जाता है, इंटरमीडिएट से फाइनल, फाइनल से इंटरमीडिएट में चेंज हो जाता है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट लास्ट में आएगा, अभी उसका चिंता मत करो, खाली ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग सेम ईयर लिखें, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो गया, जिसको हम या तो रीसेल करेंगे या फिर फर्दर प्रोडक्शन में हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं। कार क्या है, फाइनल गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है, किसके लिए इंटरमीडिएट है, कार फाइनल किसके लिए है। मान लो मैं एक कार खरीदा जिसको मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूं, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, फैक्ट्री है, मैं उस बिजनेस में उस कार को यूज कर रहा हूं। अब बताओ क्या वो मतलब माल पहुंचाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह डिलीवरी देने के लिए, अब बताओ वो इंटरमीडिएट है या फाइनल है, अभी भी वो फाइनल ही होगा, ठीक है। क्योंकि ना वो गाड़ी में रीसेल करने के लिए रखा हूं, ना वो गाड़ी में उसको ट्रांसफॉर्म करके उसको बेचने के लिए रखा हूं, ना मैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रखा हूं, ना मैं रीसेल के लिए रखा हूं, मैं सिर्फ उससे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रखा हूं। वो मेरे लिए बिजनेस का क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। तो वो मेरे लिए क्या होगा, फाइनल गुड्स होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में यहां पे क्या लिखेंगे, कार किसके पास है, फाइनल कब होगा कार, फाइनल गुड्स कब बोलेंगे, कार फॉर पर्सनल यूज, इंटरमीडिएट कब बन जाएगा कार, जब रीसेल के लिए रखा गया, मतलब मेरा मारुति का शोरूम है, मैं शोरूम में गाड़ी खड़ा रखा हूं बेचने के लिए, अब वो मेरे लिए फाइनल गुड्स नहीं है, अब वो मेरे लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर है। चलो ना, तुम्हारे पॉइंट पे भी आएंगे। शोरूम में जो कार रखा हुआ है वो कार क्या है, हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। क्लियर है। चलो अब एक पॉइंट आया, अगर हम लोग सेकेंड हैंड कार, हम लोग कार खरीदे थे, यूज कर रहे थे, अब हम उसको बेचेंगे सेकेंड हैंड, अब क्या वो हो जाएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा या अभी भी फाइनल रहेगा वो, बोलो। नहीं नहीं, 1 ईयर का कॉन्सेप्ट ये नहीं है राहुल, 1 ईयर का कॉन्सेप्ट बाद में लास्ट में आएगा, अभी कोई 1 ईयर को भूल जाओ, अभी एक बार यहां तक पढ़ो, अभी इन द सेम ईयर को एक बार भूल जाओ, ठीक है। कौन कौन फाइनल बोल रहा है, कौन कौन इंटरमीडिएट बोल रहा है, और क्यों बोल रहा है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े, कोई भी सामान फाइनल या इंटरमीडिएट नहीं होता, उसको रखने का जो इंटेंशन है उससे पता चलता है वो फाइनल है या इंटरमीडिएट है। जब तक मेरा इंटेंशन था कार को मैं खुद चलाऊंगा, पर्सनल यूज के लिए रखूंगा, बेचने का इंटेंशन नहीं था, तब तक वो क्या था, फाइनल गुड्स था। जब मेरा इंटेंशन चेंज हुआ कि नहीं अब मुझे ये गाड़ी को बेचना है, तब वो चेंज होके क्या बन गया, इंटरमीडिएट गुड्स बन गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई डाउट। चलो 1 ईयर का कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर के एंड में पढ़ने वाले हैं, तो वो 1 ईयर का कॉन्सेप्ट को एक बार भूल जाओ, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है, प्रोडक्शन बाउंड्री देखो, ये एग्जांपल देखो, साइड में लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखो, समझो थोड़ा। ये जो साइड में प्रोडक्शन बाउंड्री का डायग्राम बना हुआ है, उसको थोड़ा एक बार देखो ध्यान से। Firm A produces cotton worth ₹2000 and sells it to B. A क्या किया, कॉटन बनाया 2000 रुपए का और बेच दिया B को। B produces thread worth ₹3000 and sell it to C. उसी कॉटन को यूज करके मिस्टर B उसको क्या बनाया, थ्रेड बनाया, ठीक है। अब मिस्टर C को बेच दिया थ्रेड को ₹3000 में, ठीक है। मिस्टर C क्या किया, प्रोड्यूसेस क्लॉथ वर्थ ₹4500 and sells it to consumers. मिस्टर सी का काम क्या था, वो थ्रेड को खरीद के उससे कपड़ा बनाना और कपड़ा बना के कंज्यूमर्स को डायरेक्टली बेचना, ठीक है। तो जब तक गुड्स
ये तीनों के हाथ में था, ए बी और सी के हाथ में था जब तक गुड्स, तब तक ये गुड्स क्या था, इंटरमीडिएट गुड्स, तब तक ये इंटरमीडिएट गुड्स था। तो हमको क्या समझ में आ रहा है, जब तक गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होगा तब तक वो इंटरमीडिएट होगा, जैसे ही वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर जाएगा वो फाइनल गुड्स बन जाएगा। ठीक है, अब ये प्रोडक्शन बाउंड्री का कॉन्सेप्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको पता लगाना होता है ये प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर कब जाएगा। एक फैक्ट्री होता है ना, देखो फैक्ट्री का बाउंड्री है, जब तक वो उस बाउंड्री के अंदर है तब तक वो इंटरमीडिएट गुड्स है, जैसे ही वो बाउंड्री के बाहर आया वो बन गया फाइनल गुड्स। ठीक है, अब ये बाउंड्री क्या है, बाउंड्री कौन सा बाउंड्री है, ईटा सीमेंट का बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे दूसरा बाउंड्री, कौन सा बाउंड्री है, जब तक फाइनल सेलर मतलब जो फाइनल दुकानदार है, लास्ट दुकानदार उस सामान को बेच नहीं देता फाइनल कंज्यूमर को, तब तक हम बोलते हैं कि गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। और जब ये फाइनल कंज्यूमर के हाथ में आ जाता है गुड्स, उस टाइम वो बन जाता है फाइनल गुड्स और वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आ जाता है। क्लियर है, तो प्रोडक्शन बाउंड्री हमारा क्या हो गया, प्रोडक्शन बाउंड्री इज द लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव सेक्टर, line around the productive sector. As long as goods remains within the production boundary, they are intermediate goods, and when the goods comes out of this boundary it becomes final goods. जब तक वो उस बाउंड्री के अंदर है तब तक वो, अच्छा अब प्रोडक्शन बाउंड्री नाम तो है, ये गुड्स फैक्ट्री से आ गया दुकानदार के पास, मतलब फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होके लोकल रिटेल दुकान वाले के पास आ गया। ठीक है, अब दुकान वाले के पास रखा हुआ है, तो ये फाइनल गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है। प्रोडक्शन बाउंड्री से तो बाहर आ चुका है, प्रोडक्शन बाउंड्री तो फैक्ट्री में था, तो वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है अभी भी कि बाहर है, प्रोडक्शन बाउंड्री के वो अभी भी अंदर है। प्रोडक्शन बाउंड्री मतलब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, फैक्ट्री का बाउंड्री। ठीक है, फैक्ट्री का बाउंड्री को हम लोग प्रोडक्शन बाउंड्री नहीं बोलते हैं। प्रोडक्शन बाउंड्री वो होता है जब तक फाइनल सेलर फाइनल कंज्यूमर को वो सामान ना बेच दे। क्लियर है, तो कंफ्यूजन आता है बाद में कि प्रोडक्शन बाउंड्री, बच्चे क्या समझते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री को, फैक्ट्री का बाउंड्री, फैक्ट्री वॉल को समझते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री, और सारा क्वेश्चन यहीं पे गलत कर देते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन बाउंड्री नाम तो है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फैक्ट्री का बाउंड्री। ठीक है, ये बाउंड्री कौन सा है, जब तक फाइनल सेलर फाइनल कंज्यूमर को सामान ना बेच दे। क्लियर है, चलो वेरी गुड राहुल। चलो, हाउ टू क्लासिफाई गुड्स एज इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ द प्रोडक्ट एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट इटसेल्फ। जो हम लोग अभी डिस्कस किए, कोई भी सामान फाइनल या इंटरमीडिएट नहीं होता, हम उसको क्या यूज करेंगे, हमारा इंटेंशन क्या है, उससे हमको पता चलता है कि वो फाइनल है या फिर इंटरमीडिएट है। अ कमोडिटी कैन बी इंटरमीडिएट गुड एज वेल एज फाइनल गुड्स डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर। एग्जांपल, शुगर इज एन डेक्स गुड्स व्हेन इट इज यूज्ड बाय स्वीट शॉप फॉर मेकिंग स्वीट्स। जब शुगर, चीनी, ठीक है, चीनी को कौन खरीद रहा है, मिठाई दुकान वाला खरीद रहा है मिठाई बनाने के लिए, तो वो क्या इंटरमीडिएट गुड्स है, फाइनल गुड्स है। प्रोडक्शन बाउंड्री के तो बाहर आ चुका था। अभी भी क्या प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है शुगर, शुगर अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है क्योंकि फाइनल सेलर अभी तक फाइनल कंज्यूमर को नहीं बेचा है। ठीक है, तो शुगर भले मैं दुकान से खरीद के लाया बगल में, ठीक है, बगल वाले दुकान से खरीद के लाया, लेकिन मेरा इंटेंशन क्या था, शुगर को यूज करने का, मिठाई बनाऊंगा बेचूंगा। तो जब तक मैं मिठाई बना के फाइनल कंज्यूमर तक मिठाई नहीं पहुंचा देता तब तक वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर रहेगा। क्लियर है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, sugar is an intermediate goods when it is used by sweet shop for making sweets. However, if it is used by the consumer, then it becomes a next good, final goods. जब हम हमारे घर के लिए खरीदते हैं शुगर, वो क्या बन जाता है, फाइनल गुड्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट इंटरमीडिएट गुड्स का एंड फाइनल गुड्स का। चलो
नेशनल इनकम का है पार्ट, जब हम नेशनल इनकम शुरू करेंगे तब उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये है 1 ईयर वाला कॉन्सेप्ट, इसको भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। 1 ईयर क्यों, वहां पे क्यों लिखा था इन द सेम ईयर, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, ठीक है, उसको भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है। नेशनल इनकम चैप्टर जब आएगा फर्स्ट डे, जिस दिन नेशनल इनकम चालू करेंगे उसी दिन हम लोग ये सारा कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो लिखते हैं नीचे, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। कौन सा पेंडिंग लिखे ना दो जगह, फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है राहुल, देखेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। नेचर क्या लिखोगे नेचर में, अच्छा ये ऊपर नीचे हो गया, मीनिंग ऊपर होना चाहिए, नेचर नीचे होना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। नेचर में क्या लिखोगे, मीनिंग बता दो पहले, अभी मार्किंग की मीनिंग क्या लिख लो फटाफट, येलो में मार्किंग की, यहां से यहां तक येलो जितना मार्किंग है, और ये इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, डेफिनेशन नेचर में लिखना, they are included in both national and domestic income. Included in फाइनल गुड्स को हम दोनों जगह इंक्लूड करते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग कहीं पे भी इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। यस, मीनिंग तो हो गया। वैल्यू एडिशन, क्या फाइनल गुड्स में और कोई वैल्यू एडिशन होना बाकी है, या डायरेक्टली वो फाइनल हो चुका है, नो फर्दर वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन क्या होता है वैसे, किसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन? नहीं, ट्रांसफॉर्म होना जरूरी नहीं है वैल्यू, वैट तो टैक्स है वरुण, वैट तो वैल्यू एडेड टैक्स है। बोलो वैल्यू एडिशन किसको बोलते हैं? चेंजेस करने से ही वैल्यू एडिशन होता है, या बिना चेंजेस किए भी वैल्यू एडिशन हो सकता है? कैसे? कोई बात नहीं, बोलो तुम बता दो आंसर कैसे। अरे बोलो बोलो क्या कैसे, मतलब तुम बोले ना कैसे होगा, बताओ। वैल्यू एडिशन क्या प्रोडक्ट को चेंज करना जरूरी है, या बिना चेंज किए भी वैल्यू एडिशन हो सकता है? सिर्फ प्राइस बढ़ने से? मैं एक ट्रेडर हूं, मान लो मैं एक दुकानदार हूं, मैं कोई सामान को 40 में खरीदा, 60 में बेचा, मैं वैल्यू एडिशन कितने का किया? 20 का किया, ठीक है, मैं वैल्यू एडिशन 20 का किया, ठीक है। तो फाइनल गुड्स में और कोई वैल्यू एडिशन होना बाकी है? अब और कोई वैल्यू एडिशन होना बाकी नहीं, क्योंकि अब ये फाइनल कंज्यूमर को मिल गया है गुड्स, ठीक है। तो अब ना तो ये रीसेल होगा, तो प्राइस तो चेंज होगा नहीं, और तो इसीलिए इसमें और कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स में
वैल्यू एडिशन होना अभी बाकी है। कैसे बाकी है? मान लो मैं प्रोडक्शन चला रहा हूँ, मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ, तो मैं उसमें कुछ जोड़ूंगा प्रॉफिट, ठीक है। मैं मान लो दुकानदार हूँ, 40 में खरीदा 60 में बेचूंगा, ठीक है, तो वहां पे भी वैल्यू एडिशन हुआ 20 का, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन अभी भी बाकी है, लिखना। सम वैल्यू एडिशन इज येट टू बी मेड, कुछ वैल्यू एडिशन होना अभी भी बाकी है। प्रोडक्शन बाउंड्री, प्रोडक्शन, ये लोग प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं। फाइनल गुड्स क्या होता है? प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुका है। इंटरमीडिएट गुड्स इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री, ये लोग अभी भी कहां हैं? प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही हैं, ठीक है। चलो लास्ट होमवर्क लिख लो थोड़ा सा, आ जाओ नीचे होमवर्क वाली जगह में आ जाओ। चार एग्जाम्पल दिया हुआ है यहां पे, लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोच समझ के आना है। कार है, कपड़ा है, ये शुगर है, शायद शुगर है, और वो डॉक्टर एंड लॉयर का सर्विस है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, सॉल्ट, शुगर, आटा, चावल, चीनी, कुछ भी ले लो, ठीक है। चार आइटम यहां पे दिया हुआ है। कार है, क्लॉथ है, ये शुगर ले लो, सॉल्ट ले लो, कुछ भी ले लो, ये डॉक्टर एंड लॉयर का सर्विस है, ठीक है। अब तुमको ये सोच समझ के आना है कि ये चारों कब इंटरमीडिएट होगा और कब फाइनल होगा। लिखना कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये समझ के आना है किसके लिए कब कौन सा गुड्स इंटरमीडिएट होगा, किसके लिए कब कौन सा गुड्स फाइनल होगा, ठीक है। क्लियर है राहुल? और कुछ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट फॉर सेल। चलो ठीक है, होमवर्क समझ में आ गया। लिखना कुछ भी नहीं है, खाली नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। तो सोच के आना, कार कब इंटरमीडिएट होगा, कब फाइनल होगा, कपड़ा कब इंटरमीडिएट होगा, कब फाइनल होगा, वैसे ही बाकी दोनों भी, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट है डॉक्टर एंड लॉयर का सर्विस, बाकी तीनों तो तुमको आ भी जाएगा, डॉक्टर एंड लॉयर का देखना है कब इंटरमीडिएट होगा, कब फाइनल होगा, ठीक है। चलो होगा राहुल, देखते हैं कैसे होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो जो भी डाउट है व्हाट्सएप कर लेना मुझे, ठीक है, ऑनलाइन जितने जन भी हो। चलो बाय बाय।